मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ना मैथ्स पे चर्चा करेंगे, ना इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे, ना इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्सियत के विषय पर, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो देश का वास्तविक हीरो है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसने अपनी संपूर्ण जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उस हीरो को देश के 10% लोग भी उसे नहीं जानते हैं, ना ही उनका नाम सुने हैं। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया और सर्वे में मैंने जिनसे भी मैंने सभी के सभी जो सर्वे का जो व्यक्ति मैंने चुना था, वो बाय फोन पे और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कुछ ग्रेजुएट के ऊपर मैंने इस प्रश्न को रखा। मैंने उस हीरो का नाम पूछा, क्या आपको इस हीरो के बारे में कुछ पता है? तो मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट, एक लड़के ने उसका नाम बताया कि मैं सुना हूं। 99% स्टूडेंट उस हीरो का नाम तक नहीं सुना। और जब मैंने ऐसा देखा कि इतना बड़ा हीरो देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसे दुनिया, खास करके भारत के लोग उसे नहीं जानते हैं, मुझे कहीं ना कहीं चुभा और मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं किस हीरो के बारे में बात कर रहा हूं। मैं किसी फिल्मी हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं क्रिकेटर्स का जो स्टार है विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह का बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे साइंटिस्ट का बात कर रहा हूं जिसने अपने संपूर्ण जीवन को देश के लिए दे दिया और 2013 में उसे भारत रत्न भी दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ भारत के और एक प्रसिद्ध चेहरे को भी भारत रत्न मिला था, सचिन तेंदुलकर। पूरा मीडिया, पूरा देश सचिन को फोकस किया, लेकिन सचिन के साथ साथ वो महापुरुष भी बगल में था, लेकिन उस पर फोकस नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के जाने माने साइंटिस्ट चिंतामणि नागेश चंद्र रामचंद्र राव का। हाँ दोस्तों, मैं नाम फिर से एक बार बता देता हूं। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। ये जो अपना सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में वो विशेष फोकस जिस पर किया वो है सॉलिड स्टेट पर केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट पर केमिस्ट्री का मतलब होता है कि ठोस वस्तुओं के अंदर की जो संरचना है, उस संरचना पर इसने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इसके पास 1500 शोध पत्र है। 1500, 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, 1500 रिसर्च पेपर इनके पास है। 1500। और इन्होंने 45 किताबों को लिखे हैं। 45 किताब। मैं इसके जीवन की संपूर्ण कहानी आपको आज शेयर करूंगा। मैंने इनके जीवनी को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो मुख्य बातें मुझे देश को बताने का जरूरत है ऐसा लगा, मैं ऐसे कुछ बिंदुओं को आपके सामने लेकर आया। तो मैं इस महान शख्सियत जिसने सॉलिड स्टेट पर
होने वाली केमिस्ट्री पर अपना रिसर्च किया और 2013 में इसे भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, देश के असली हीरो कौन है? जो देश का क्षमता बढ़ाए, देश के लिए, देश को मजबूत करे, देश के लिए जिए और अपना इस विचार से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से अपने देश को दुनिया के सामने एक स्ट्रांग फॉर्म में प्रस्तुत करने का काम करे। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, वो अपने जीवन के लिए खेलता है, अपने पैसा कमाने के लिए खेलता है। एक बॉलीवुड स्टार जो फिल्म करता है, वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए करता है। वो कमाए हुए पैसे को अपनी खुशी के लिए यूज करता है। लेकिन चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जैसे शख्सियत देश के लिए जीते हैं, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। एक ऐसे साइंटिस्ट जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है और चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव से पहले दो ऐसे साइंटिस्ट और भी हैं जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। एक है सीवी रमन और दूसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो डॉक्टर सीवी रमन है, इससे ही प्रभावित थे हमारे अभी के साइंटिस्ट चिंतामणि नागेश चंद्र राव। सीवी रमन से यह एक बार मिले थे जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो इनके टीचर के हेल्प से इन्हें मौका मिला था सीवी रमन से मिलने का। और उस समय सीवी रमन अपने लैब पर काम कर रहे थे। जब वो लैब पर काम कर रहे थे, उसी वक्त उस लैब में आने की अनुमति मिली थी और यही घटना उसे एक साइंटिस्ट बना देता है। वो जब अंदर प्रवेश करता है और उसके लैबोरेटरी को देखता है, तो उसके अंदर में भी एक जुनून पैदा होता है, देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है। और वो भी इसे सीवी रमन साहब को अपना आइडियल मानते हुए वह विज्ञान के पीछे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, विज्ञान को समझना स्टार्ट करते हैं और समझते समझते आज दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर चुके हैं। दोस्तों, 60 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे चुकी है। मैं संपूर्ण कहानी ही बता रहा हूं कि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, एक कन्नड़ परिवार में 30 जून 1934 को। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने लोकल एरिया में ही किए। मिडिल स्कूल की पढ़ाई और हाई स्कूल की पढ़ाई भी अपने लोकल एरिया में ही किए। उन्होंने ग्रेजुएशन मैसूर यूनिवर्सिटी से किए, ग्रेजुएशन बीएससी इन केमिस्ट्री और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी किया 1953 में और उनका ग्रेजुएशन 1951 में हुआ था। उसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं प्रूड्यू यूनिवर्सिटी में वे रिसर्च करने के लिए पहुंचते हैं, पीएचडी करने के लिए पहुंचते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी पर वो रिसर्च करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनका रिसर्च का जो सब्जेक्ट था वो था स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उनका जो मार्गदर्शन करने के लिए जो प्रोफेसर उन्हें मिला था, उनका नाम एच.सी. ब्राउन थे और वो खुद एक नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट थे। अर्थात उसके रिसर्च के जीवन में भी एक ऐसे व्यक्ति से उनका संजोग हो गया,
मिलन हुआ, जो खुद एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उसके बाद वो 1958 में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर वह भारत लौट आते हैं और आईआईटी कानपुर में एज ए फैकल्टी वो पढ़ाने का काम करते हैं, अर्थात वो फैकल्टी मेंबर के रूप में आईआईटी कानपुर में प्रवेश लेते हैं। उनका काम पढ़ाना होता है। उसके बाद आईआईटी के बाद आईआईएस मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में उसे निर्देशक के रूप में चुना जाता है 1984 में। 1984 में जब उसे निर्देशक के रूप में चुन लिया जाता है तो वह अपने काम को बखूबी अच्छे ढंग से करते हैं, निभाते हैं और 10 साल सेवा देते हैं। 1994 तक वो उस पोस्ट पर विराजमान रहते हैं और लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उस समय स्पेक्ट्रम साइंस बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुका था और उसका सहारा लेकर उसने रिसर्च भी जारी रखा था। सॉलिड स्टेट के ऊपर होने वाले केमिकल बॉन्डिंग अर्थात उसके अंदर की संरचना के ऊपर वो बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किए, बहुत सारा रिसर्च किए और बहुत सारे शोध पत्र भी तैयार करना शुरू किए। एक्चुअल पदार्थ के जो गुण होते हैं और उनका जो आणविक संरचना होते हैं उसके संबंध को उसने बहुत साफ कर दिया, जिसमें दुनिया को एक नया मैसेज मिला, दुनिया को एक नया जोश मिला। इस पर एक और नए सिरे से रिसर्च होने या नए आविष्कार होने के ऊपर ये एक ऐसा चीज है, इसके ऊपर भार करके या इसका आधार बनाकर ही हम लोग बहुत सारे अर्थात साइंटिस्ट का मदद लेकर ही, साइंटिस्ट के विचार लेकर ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां चलती है। आज टायर वगैरह भी जो भी तैयार होते हैं या जो भी भार ले जाते हैं वो सॉलिड के अंदर की संरचना बहुत मायने रखती है। अर्थात साइंटिस्ट के विचार और साइंटिस्ट के सोच ही देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, इनोवेशन को बढ़ावा देती है। इनोवेशन करना है, नए चीजों का निर्माण करना है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका साइंटिस्ट की होती है। और वर्तमान समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो वैज्ञानिक सलाहकार परिषद है उनका वो प्रमुख है आज के डेट में। यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और उनके सरकार में जो विज्ञान परिषद है, विज्ञान सलाहकार जो है, उनके प्रमुख ये है CN चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव आज सलाहकार हैं भारत के प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं। और एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के वो डायरेक्टर भी है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के वो डायरेक्टर भी है। उसके साथ साथ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ये सारी यूनिवर्सिटी के वो विजिटिंग प्रोफेसर भी है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वो डायरेक्टर भी हैं। ये सारे बड़े बड़े जहां पर साइंस अपना खेल खेलती है इस देश के लिए, वैसे वैसे स्थानों पर ये डायरेक्टर के पद पर है। इतने बड़े शख्सियत हैं ये। मैंने शुरुआत में ही बताया
कि 1500 शोध पत्र और 45 किताबों को वो लिख चुके हैं। उन्हें 1964 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में नामित किया गया। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है और इन्हें किसी को भी सदस्य बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है और डायरेक्टर बनाना ये तो बड़ी से बड़ी बात हो जाती है। 1967 में फेराडे सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में उन्हें मार्ले मेडल से पुरस्कृत किया गया 1967 में। 1988 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। 1999 में इंडियन साइंस कांग्रेस की उपाधि एवं पुरस्कार उसे मिला। कांग्रेस का मतलब वो राजनीतिक दल वाला कांग्रेस नहीं, कांग्रेस इज अ गैंग ऑफ स्मार्ट पीपल। तो उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2000 साल में उन्हें रॉयल सोसाइटी से ह्यूज मेडल, एक मेडल का नाम है ह्यूज मेडल, जो साइंस पर स्पेशली दिया जाता है, और से देकर इसे सम्मानित किया गया। इसे शताब्दी पुरस्कार कहा जाता है, प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार दी जाती है। तो 2004 में भारत सरकार ने एक नया पुरस्कार का शुरुआत किया, इंडियन साइंस अवार्ड। और इंडियन साइंस अवार्ड का पहला अवार्ड हमारे माननीय सम्मानीय साइंटिस्ट चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जी को ही मिला 2004 में। 2005 में उन्हें डैन डेविड प्राइज भी मिला। डैन डेविड प्राइज 2 यूनिवर्सिटी मिलकर देती है। एक फाउंडेशन है डैन डेविड फाउंडेशन और दूसरा एक है टेल अवीव यूनिवर्सिटी। ये दोनों मिलकर डेविड प्राइज देती है और ये पूरे दुनिया में बस गिने चुने 10 लोगों को दिया जाता है। हमारे चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जी उनमें से एक है। उनका पुरस्कार का जो लिस्ट है उसे समाप्त करने में थोड़ा विलंब होगा, बहुत लंबी कतार है उनका। फ्रांस सरकार ने उसे नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर और अब्दुस सलाम मेडल से भी उन्हें नवाजा गया है। अब्दुस सलाम मेडल 2008 में। उसके बाद उन्हें 2013 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट अवार्ड पुरस्कार भी उन्हें मिला है। आईआईटी पटना से डिस्टिंग्विश एकेडमियन अवार्ड उन्हें मिला है, आईआईटी पटना से। 1974 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1985 में उसे पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साथ में कर्नाटक सरकार उसे कर्नाटक रत्न से भी नवाजे गए हैं, वो कर्नाटक रत्न से। और 2013 में वह भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके हर एक चीज से पूरे देश को ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। ऐसे एक शख्सियत जिस देश का वास्तविक हीरो है, को ना जानकर हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही करते हैं। एक विदेशी सामान को खुद ऐड करते हैं लेकिन खुद कभी यूज नहीं करते। इस तरह से मैं
बहुत सारा चीज बताया जा सकता है। हम सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि देश के वास्तविक हीरो को पहचानें। देश का वास्तविक हीरो जो देश के लिए समर्पित है, जो देश की मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश की ताकत बढ़ाने के लिए, देश का रुतबा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के वास्तविक हीरो हैं। इसके अलावा हर कोई व्यक्ति जो अपना काम अपने लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, उसे हीरो नहीं कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।